है ना। तो आज एक ऐसा टॉपिक उठा रहा हूं जो आज ही खत्म भी कर जाऊंगा, और 4 नंबर का पक्का आएगा भी। आसान सा टॉपिक है, सबको आता भी होगा। यहाँ नहीं, कंपैरेटिव कॉमन साइज 100% 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ये फिक्स है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं पोजीशन भी बता दे रहा हूं एग्जाम में, ठीक बेटा। और इजी है, सबको आता भी है, थोड़ा सा एक बार बस रिवाइज करने वाली बात है। लाओ इसको पढ़ा दो, शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें 4 चीजें होती थी, ध्यान है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की, इनकम स्टेटमेंट एक तरफ, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ज्यादातर क्वेश्चन तो एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट का ही आता है, और एक तरफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, पर्टिकुलर्स आ गए। 4 कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम में आ गए ईयर। ऐसा था पहले, मेरी भी गलतफहमी थी, और बहुत सारे स्कूलों में, भूमि जी आपके स्कूल में तो स्पेशली कहते थे कि यहां नया साल लिखना है, यहां पुराना साल। जब बोर्ड में कॉपी चेक करी तो वहां इंस्ट्रक्शन थी कि यहां पुराना साल आएगा और यहां नया साल आएगा। तो याद रखना है आपको, हमेशा पुराना साल पहले लिखना है और नए साल की इंफॉर्मेशन बाद में लिखनी है। इसे ए नाम दे रहा हूं, इसे बी नाम दे रहा हूं। तीसरा कॉलम होता था एब्सोल्यूट चेंज का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू विदाउट साइन। एब्सोल्यूट का मतलब होता है वैल्यू विदाउट साइन। तो चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, सब आंसर प्लस में आना चाहिए। पर मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे स्कूल इस बात को ध्यान नहीं देते, बढ़ रहा है तो प्लस और कम हो रहा है तो माइनस करते हैं। मैं आपके ऊपर ये बात छोड़ रहा हूं बेटा, मेरे हिसाब से यहां पे कोई साइन नहीं आना चाहिए। सी बी माइनस ए, और फिर परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, C डिवाइड बाई A इंटू 100। ये फॉर्मेट रहेगा किसका? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहां मैं अभी इनकम स्टेटमेंट बनवाने जा रहा हूं। कॉमन साइज की अगर हम बात करें, सेम 4 कॉलम। अब जरूरी नहीं है कि कॉमन साइज में 2 साल हो सकता है कॉमन साइज में 2 अलग अलग फर्म हो सकता है कॉमन साइज में 2 अलग अलग बिजनेस हो, यह भी हो सकता है कि एक ही साल और एक ही फर्म हो, तो एक कॉलम और एक कॉलम परसेंटेज का। तो कॉमन साइज में ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 2 ईयर की इंफॉर्मेशन जरूर हो। ठीक है, तो यहां पर अगर ईयर है 2 तो ओल्ड ईयर न्यू ईयर, आपस में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं करना। और अगर 2 अलग अलग फर्म है तो फर्म ए फर्म बी, ये दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होना। फिर परसेंटेज ओल्ड ईयर की अलग, या ऐसा कह दो परसेंटेज फर्म ए के लिए अलग निकलेगी और परसेंटेज न्यू ईयर की अलग निकलेगी, या परसेंटेज फर्म बी की अलग निकलेगी। और परसेंटेज कैसे निकालनी है? हर आइटम को आपको डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो जर्नल नाम है वो क्या है? नेट सेल्स इनटू 100। क्या आपस में कोई कंपैरिजन था? तो मैं कहता हूं केवल एक फर्म दे रखी हो दूसरी ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है बेटा? सही है।
सेम इसके हर आइटम को डिवाइड करना है किससे, नेट सेल से, इनटू 100। कंपैरेटिव कॉमन साइज। रही बात इनकम स्टेटमेंट, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जनरल भाषा में सेल को ही क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरल भाषा में। बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हल्का सा वाइडर टर्म होती है सेल से। वाइडर कैसे, जरूरी नहीं है एक बिजनेस में जितना भी रेवेन्यू हो वो सेल से हो। फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मेरे जो रेवेन्यू है ना वो ऑपरेशन दो तरीके से जनरेट होता है। अगर मैं आपको नोट्स बेचता हूं, सैंपल पेपर बेचता हूं, उससे भी जनरेट होता है, या मैं आपको पढ़ाता हूं और बदले में फीस लेता हूं, उससे भी जनरेट होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हल्का सा वाइडर है किससे, नेट सेल से। पर जनरली आप लोगों के लेवल पर हम कह सकते हैं नेट सेल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, सेम। सेकंड नंबर पे अदर रेवेन्यू या अदर इनकम लिख दो, एक ही बात है। टोटल आएगा, इस टोटल को नाम दे रहा हूं कैपिटल ए, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। थर्ड नंबर पे यहां आएंगे सारे एक्सपेंसेस, इसका टोटल कहलाएगा टोटल एक्सपेंसेस। 4 नंबर में 100% आने वाला क्वेश्चन है, गिफ्ट क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंसेस। बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी, इसमें से लेस करो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेम एज इट इज फॉर्मेट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है वो यहां पर भी सेम है। सबसे पहले नंबर पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, और सेकंड नंबर पे अदर इनकम। इसका टोटल क्या कहलाएगा, टोटल एक चीज नोटिस करो, वहां मैंने कितने कॉलम तक क्लोज करे, और यहां चारों कॉलम क्लोज करे। जरूरी नहीं है कि इस परसेंटेज का टोटल इसके बराबर आए, पर यहां कंपलसरी है बेटा। टोटल रेवेन्यू ए, थर्ड नंबर पे एक्सपेंसेस, सेम एंड तक क्लोज कर रहा हूं। टोटल एक्सपेंस बी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या निकल कर आ गया, प्रॉफिट आफ्टर। तो इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट ही है। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज से जो मेन डिफरेंस आया वो किस में आया, कॉलम में। कौन से कॉलम में, लास्ट के 2 कॉलम में। सही है, पहले ये लिख लो, जिनके पास नहीं है फटाफट से जल्दी ये फोटो खींच लो, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं मैं एक आध क्वेश्चन भी करके दिखाऊं, और क्वेश्चन करने से पहले मुझे कुछ इंफॉर्मेशन भी बतानी है। बेटा मैंने आपको तो 9 बजे बोला था, तूने ही टाइम मांगा था, अलग अपने नंबर से करा था, ये दूसरे से, मेरे पे तेरे नंबर से मिस कॉल पड़ी। चलो मैं आपके लिए आया था 9:15 बजे, मैंने उनको फोन करा था, आपने उठाया था। कर दो अब ये कौन हो गई, लड़की का फोटो खींच लो, भाई का फोटो खींच लो। ये
बेटा ये चाबी उठा देना। लाइए मुझे कपड़े और चाबी वो बैठ जाएगा, कपड़ा उठा दो। अब मैं ये फिलहाल के लिए रब कर लूं, मुझे यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन देनी है आपको, मेरा कर दो। ठीक है? तो ध्यान देना मेरी बात पर। जर्नली 80% 90% तो क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, बड़े आराम से हो जाता है, पर कभी कभी वो क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरीके से हो सकती है कि आपको डाउट क्रिएट हो जाए। तो यहां पर एक बात ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इतने हिस्से को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा हो और इनमें से कुछ अलग से, तो उसे इग्नोर करो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिख लिया तो इसके अंदर की चीजें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर मैं प्लस करता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP या माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और ऐड करता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इस सारे को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं इसे हम? या फिर एक नया नाम दे देते हैं कुछ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा और इनमें से कुछ गिवन है तो उसे इग्नोर करो, सीधा क्या उठा लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक चीज नोटिस करना, कभी कभी हमें वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं देगा, वो हमें इंक्रीज इन स्टॉक या डिक्रीज इन स्टॉक देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ओपनिंग स्टॉक है लेट से 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, तो स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है? इसका फाइनल इंपैक्ट क्या आ रहा है? इंक्रीज -2,000। तो इसका मतलब अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा है, तो याद रखना अगर इंक्रीज इन स्टॉक दे रखा है तो माइनस करना है। क्या इंपैक्ट आ रहा है? -2,000 आ रहा है ना। और अगर ये 8,000 होता इंक्रीज, इंपैक्ट क्या था? +2,000। और डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा हो तो क्या करना है बेटा? प्लस करना। सही है। अब एक प्रॉब्लम है हमारी इस बुक में जिससे हम पढ़ते हैं, उसमें कभी कभी चेंज इन स्टॉक लिख देता है, वो ये बताता ही नहीं वो इंक्रीज है डिक्रीज है। तो क्या इकोनॉमिक में क्या मानते हैं हम उसे? इंक्रीज इन स्टॉक। हमारा ये राइटर उसे ये क्या मानता है? डिक्रीज। अब भैया किसका कहना माने किसका ना माने, बेहतर है मैं तो एग्जाम में क्या करूंगा, नोट गिवन दूंगा, ठीक है, स्टार लगाऊंगा, नीचे नोट लिख दूंगा, चेंज इन स्टॉक को मैंने इंक्रीज माना है या इंक्रीज मानूंगा तो क्या करूंगा? माइनस, डिक्रीज मानूंगा तो क्या करूंगा? प्लस। सही है? क्लियर है? श्योर? ये बुक की कमी है कायदे में भाई। चेंज तो चेंज होता है ना, अब मुझे क्या पता चेंज अपवर्ड है डाउनवर्ड है, क्यों बेटा? तो क्या करें? नोट दें। लिख लिया? इसे नोट कर रहे हैं, काम है की बात। अच्छा हाँ, अब अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ग्रॉस प्रॉफिट। इस पूरे टेबल में ग्रॉस प्रॉफिट की कई जगह दिख रही है, नहीं, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे क्यों दिया होगा? फालतू में नहीं। उस ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से मैं सीधा क्या निकाल लूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लूंगा ना बेटा। कैसे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल माइनस, और जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लूंगा तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या हो जाएंगी? वेस्ट। इनका मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में डाउट ही तब आता है
जब एग्जाम में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है, अब बच्चे ढूंढते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट की जगह कहाँ है, वो जगह मिलती नहीं है, तो वो किस में लिख देते हैं, इनकम में लिख देते हैं। वहीं से क्या होना शुरू हो जाती है, गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें दे रखा है तो वो क्यों दे रखा है, उसकी हेल्प से क्या निकाल पाए, सीओजीएस, और सीओजीएस एक्सपेंस में, और सीओजीएस लिखूंगा तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, नोट करो जिन्हें करना है। 90% चांस होता है कि एग्जाम में, अच्छा इसका क्वेश्चन हमेशा चॉइस में आता है, या तो कंपैरेटिव की चॉइस में कॉमन साइज आ जाएगी, या कंपैरेटिव की चॉइस में कंपैरेटिव आ जाएगी। बस फर्क क्या होगा, एक तरफ इनकम स्टेटमेंट, तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट के दोनों हिस्से अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम का क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। आप बैलेंस शीट नहीं करते तो भी ठीक है, क्योंकि एक साइड में इनकम स्टेटमेंट आनी कंपलसरी है। क्लियर है, करो इसे बराबर से, या फोटो ले लो या नोट, जो भी करना है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। चार नंबर का टॉपिक है, मैं रिवीजन हो सकता है चैप्टर वाइज कराऊं, हो सकता है टॉपिक वाइज, वो मैं अपने आप को समझाऊंगा मेरे को क्या कराना है। बट मेरे को ये है कि कोशिश करूंगा कि जनवरी एंड तक मोस्ट प्रोबेबली जितना हो सके मैक्सिमम कवर कर लूं। ठीक है, और शाम में सिलेबस खत्म होने के बाद सैंपल पेपर शुरू कर देंगे। भाई ऐसा तो है नहीं हमने पूरे साल पढ़ा नहीं है, बस ये है भूल गए। तो सैंपल पेपर से क्या होगा, 1 मार्कर एटलीस्ट, 3 मार्कर, ये तो हमारे अच्छे हो जाएंगे। यही एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं भाई, बड़ा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सीधा साधा ही होता है हमेशा, वो तो कभी घुमाता नहीं है। छोटे क्वेश्चन में तो होती है दिक्कत, 6 वाले तो डायरेक्ट होते हैं बेटा। अब तो ट्यूसडे को पढ़ा होगा। हाँ जी, ट्यूसडे सुबह 9:30, मैं उनसे बोल दूंगा 9:30 तक होगा। और बेटा वृंदा जी, मेरा तो शुरू से सुबह वाला बैच 9 बजे का ही चल रहा था, तुमने फिर बोला क्यों नहीं कि भैया का 9 बजे रहता है। वो तो मैंने कही तो थी कि कुछ दिन बंद कर रहा हूँ तुम्हारे, और वो ना जो सैंपल को क्या कहते हैं स्कूल में प्रैक्टिकल और ये सब, नहीं तो मेरा तो फिक्स चल रहा था सुबह। तो 9:30 लगाएगा तब सैटरडे आता है। कर दो ना, ये रब कर रहा हूं, फोटो ले ली इसकी। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जिसमें इंफॉर्मेशन सीधी सीधी गिवन होगी वो तो आप वैसे ही भर दोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रहा हूं जो घुमा करके इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक बेटा, ईयर 2012 2011 31 मार्च। सबसे पहले दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 8 लाख 10 लाख। ठीक है, 8 छोड़ो, 7 लाख और 10 लाख। फिर दे रखा है अदर इनकम, %10 ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 15% of revenue from operation। फिर cost of material consume दोबारा से दे दिया, 80% of revenue from operation, 70% of revenue from operation।
वेजेस, ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं ये मैं। 1,00,000, 1,00,000, एम्प्लॉय बेनिफिट, सॉरी, अदर एक्सपेंस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 12% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ओवर दे दिया। हाँ मेरे को मालूम है, मैंने बोल के दिया है कि मैं दोबारा दे रहा हूं, मैंने बोल कर दिया है बेटा। टैक्स 20%, 20%। कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों में इस्तेमाल करना है। तो पहले इनकम स्टेटमेंट बन जाए, बाकी तो बाद की बात है। बनाओ इसे इनकम स्टेटमेंट में। कितना दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का? मैंने थोड़ा सा घुमा कर दिया है क्वेश्चन, मुझे मालूम है थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल ही जाएंगे बेटा। और भैया 2 महीने अब कह रहा हो कि ढंग से होमवर्क के साथ पढ़ लो। बोर्ड में 80 में से 70 72 लाने बेटा बहुत ही आराम से अचीवेबल होते हैं, बहुत ही इजीली होते हैं। और ज्यादा एफर्ट कर लोगे तो ज्यादा ही आएंगे। और यकीन मानो मेरी बात, बोर्ड का एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं होता। पढ़ते नहीं हम, ये बात है दिक्कत। नहीं तो मेरे को तो क्या है, 500 रुपये फाइन दोगे होमवर्क का। और ये बात सीरियस लेना बिल्कुल, होमवर्क वाला जो फाइन है मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, ना वो रिफंडेबल है ना कुछ है। बता यार, अर्पित पेन नहीं लाया। 20 रुपए में मिलेगा पेन, चाहिए लाया करो फिर। बाद में ले ले। चल रहा है नहीं चल रहा देख ले। इनकम स्टेटमेंट बन गई, फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम का, ये लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो। कैसे ही आएगा? ये तो टफ दिया है मैंने, ये ध्यान में रखते हुए कि बाई चांस एक आधा पॉइंट घुमाकर आ गया एग्जाम में, तो मैं यहाँ सोचना तो सिखाऊंगा ना बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम बुक से कर ही लेंगे। पता नहीं रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, क्यों बीच में लगाया वॉल्यूम हो रही, अब होगी। बेटा जल्दी आ गए हो मंगलवार के लिए।
वंश, राजा, बेटा अब जरा आप दोबारा में तो अच्छे से पढ़ लेना, शुरू से होमवर्क भी कर लेना, है ना? कराऊं मैं ही? चलो, सबसे पहले क्या दे रखा है, कहां पर आएगा इस पूरे टेबल में? आएगा भी नहीं आएगा? कहां आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कितना? साल कौन कौन से है? 31 मार्च, 11 और 31 मार्च। तो 11 का कितना और 12 का? पहले बताओ, यहां तक कुछ पूछना है? फिर अदर इनकम। अदर इनकम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है, पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नहीं पता तो अदर इनकम कैसे निकालोगे? फिर से कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम दे दिया है, कितना? तो अगर बेटा मेरा 10 लाख, ये रहा 10 लाख मेरा बराबर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 80% के, तो क्या आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेट तो आप ही कर लोगे, मैं सीधा लिख दूं, ये आएगा 12,50,000। 12,50,000, इसीलिए दोबारा दिया था। सेम कितना है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम? तो 7 लाख बराबर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 70% के, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं कितना? 10 लाख। तो ऐसे घुमाकर भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, पर कम चांस है ज्यादा घुमाकर देने के। अब आ जाओ अदर इनकम, 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो अदर इनकम इसका 10% यानी 1 लाख। अदर इनकम 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका 15% निकालो, 187500 शायद, कर लो आप, मैं तो हवा में कुछ भी बोल देता हूं। आप कैलकुलेट करो बेटा, मेरा गलत भी हो सकता है। अबे 12,50,000 इंटू 0.15, 15% का मतलब पॉइंट में होता है। सही है। वेजेस कहां आएंगी? 1 लाख और 1 लाख। अगला नंबर अदर एक्सपेंस किस में आएंगे? एक्सपेंस में आएंगे। टफ क्वेश्चन दिया है मैंने थोड़ा सा, क्यों नहीं आने की? मैंने कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम लिखा है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखता तब वेजेस नहीं आती। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखता तो वेजेस नहीं आती। मैंने क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, तो वेजेस क्यों नहीं आएगी भाई? हाँ जी। अदर एक्सपेंस कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या शामिल था? ये दोनों शामिल थे। खोलो वो टेबल जो मैंने लिखवाया था, है ना? जब इनमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी प्लस हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 8 लाख का कितना परसेंट? 12%। निकालो जरा। मैं तो कुछ भी कर रहा हूं, कैलकुलेट कर लो। और 11 लाख का कितना परसेंट? 10%। 1,10,000। ठीक है। फिर टैक्स रेट 20%, वो तब निकलेगा जब यहां तक पहुंच जाएंगे। चलो तो देखते हैं। टोटल रेवेन्यू 11 लाख, टोटल एक्सपेंस 8,96,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11 लाख माइनस 8,96,000, 2,04,000। टैक्स कितना बोला है? 20%। इसका 20% निकाल सकते हो, 40,800। बचा कितना? 1,60,3200, 1,63,200।
ठीक है जी, सेम इसमें भी सॉल्व। टोटल बताओ कितना आ रहा है? पता नहीं बेटा कौन सी मैथ्स पढ़ी है आप लोगों ने, 12th में हूं तो ये तो सिंपल एलिमेंट्री मैथ्स सीधी यार, प्लस माइनस नर्सरी केजी में शुरू हो जाती है। 12,10,000, 2,27,500, इसका 20% मेरे को ही निकालना पड़ेगा लग रहा है मैं तो निकालूंगा ही भाई। 44,000 और 1,500, 45,500 और माइनस करके लिख देना। अब इनकम स्टेटमेंट में ये मैंने टफ सा क्वेश्चन दिया था थोड़ा सा बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बुक में सैंपल पेपर में क्वेश्चन इससे इजी है, इससे बहुत इजी है इनफैक्ट, पर पता होना चाहिए सब कुछ, इसलिए एक आधा क्वेश्चन ऐसा करना भी जरूरी था। एब्सोल्यूट चेंज बताओ कितना, कितना 2.5 लाख। परसेंटेज C अपॉन A इंटू 100। एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में लिखना, आप सीधा परसेंटेज लिख देना। मैंने क्यों ऐसा करा कि घर जाके रिवाइज करो तो पता रहे मैंने परसेंटेज निकाली कैसे थी। C डिफरेंस बताओ पहले, C अपॉन A इंटू 100, 87.5%। डिफरेंस 3,37,500। फिर C अपॉन A इंटू 100, ध्यान से देखना इन दोनों का टोटल 100 पार जा रहा है और ये 33% के आसपास आएगा बेटा। तो क्या इन दोनों का टोटल इसके बराबर बन रहा है? नहीं। तो मैं, आप बताओ मैं इसे एंड तक क्लोज कैसे करा दूं? ठीक है, तो बस अब यही करना है पूरे टेबल में। डिफरेंस 3 लाख, फिर 3 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100। आगे बढ़ू या कर लेंगे अब? ये हो जाएगा। मेन दिक्कत किसमें आएगी? इनकम स्टेटमेंट में, अदरवाइज तो ये आसान चैप्टर है। ठीक है, क्या करा था ये हमने? कंपैरेटिव। एक बार कॉमन साइज में और दिखा रहा हूं, नोट करना है, करो फटाफट। तो 0 अपॉन वो तो 0% लिखना है, निल लिख दो, 0 लिख दो, बोर्ड में नंबर नहीं जा रहे बेटा इस चीज के। अच्छा एक बात बताओ, 0% कुछ होता है क्या? 0% जीएसटी अगर है तो लिखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत होती है। हाँ जी, अब नए स्लैब में नहीं है, पुराने स्लैब में 0% जीएसटी भी था। अब आप कहेंगे जब 0 था तो फिर क्या मतलब? बेटा एक्चुअली में कई बार उन्हें जीएसटी नहीं लेनी थी सरकार को, पर वो ये चाहते थे कि हम अपने स्टॉक को मेंटेन वैसे ही करें जैसे जीएसटी गुड्स होते हैं, काउंटिंग पर्पज से। तो 0 है तो लिख दे करो 0, ठीक है ना? रब कर दो, रुकू अभी एक बार इसी क्वेश्चन को किससे कर दूंगा? कॉमन साइज से। अब ट्यूसडे से तुम्हारी और मेरी दोनों की भैया मेहनत ज्यादा होगी। फ्राइडे को क्या है? तो फेयरवेल शाम को है, सुबह सुबह कितने बजे? स्कूल में? अरे यार हवन में बैठोगे, एक पैटीज, एक कोल्ड ड्रिंक, एक लड्डू मिलेगा, मेरे को पता है यही होगा, और कुछ नहीं होता स्कूल में। अच्छा क्या गुलाब जामुन है? अब की बार ये होगा मेन्यू। भाई अभी मैं अपने बेटे के एनुअल फंक्शन में गया था, डीडीपीएस के। पहली बात तो सुन, एनुअल फंक्शन के नाम पे स्कूल वालों ने हमसे कितने पैसे उठाए? 0 रुपए। इवन वो जो ड्रेस भी थी ना, अधिकतर स्कूल क्या कहते हैं, बच्चों के पेरेंट्स पे बटन गिरते हैं किराए का, खुद मंगाई थी। ठीक है, बच्चों के बैग में रख के भेज दी, तैयार करके भेजना। फिर वहां पेरेंट्स के लिए क्या इंतजाम था? बच्चों के लिए प्रॉपर जैसे शादी का बफे होता है ना,
शाही पनीर, दाल मखनी, छोले चावल, रायता, गोलगप्पे, ये पूरा वही सेम। अब आप, अरे 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने हमसे, 1 रुपया नहीं लिया। मैं वही कह रहा हूं ना, देखो वो भी स्कूल है और फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं लेता, 3500 रुपए महीने की फीस वाला स्कूल है, ऐसा भी नहीं लूट रहा है भैया। ये तो अपने अपने ऊपर है, कौन स्कूल खर्च करने को तैयार है कौन नहीं। चलो देखो सुनो, अब अगर मैं कॉमन साइज बनाऊंगा, सुनो, अगर मैं कॉमन साइज बनाऊंगा तो क्या चेंज आएगा, लास्ट के 2 कॉलम बदल जाएंगे, है ना। परसेंटेज 31 मार्च 11, परसेंटेज 31 मार्च 12। और आपको क्या करना है, यहां पर हर आइटम को आपको डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इनटू 100। पहले 11 की बात करते हैं, पहले 11 की। 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करूंगा तो 100%। वैसे भी बेस हमेशा 100% होता है। 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 10%। 11 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कितना, क्या इन दोनों का टोटल बराबर आ रहा है। इसीलिए मैंने कॉमन साइज में बोला था एंड तक क्लोज करना। और ये तुक्का नहीं है, यहां पे भी चेक करके देखते हैं, ये तो 100% ही है। 1,87,500 अपॉन 12,50,000 इंटू 100 15%। 14,37,500 अपॉन 12,50,000 इंटू 100 115%। ये हमेशा है, इसलिए इसे एंड तक क्लोज कराया था, इसे कंपैरेटिव को 2 कॉलम तक। क्लियर है। अब और चेक करते हैं, 7 लाख अपॉन 10 लाख, हर चीज को किससे डिवाइड करनी है, नेट सेल से। 7 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 70%। 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 10%। 96,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 9.6%। अब इसको देखो, 8,96,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 89.6%। देखना टोटल मैच हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था इसे कहां तक क्लोज करना है, एंड तक। सेम यही काम यहां, ठीक है। ये कॉमन साइज है, तो मेन मेहनत कंपैरेटिव कॉमन साइज की नहीं है, मेन मेहनत किसमें है, इनकम स्टेटमेंट। अब अगर डायरेक्ट लैंग्वेज आ गई तो बहुत अच्छा है, सभी कर देंगे। घुमाकर आई तो इनकम स्टेटमेंट गलत हो गई तो कंपैरेटिव कॉमन साइज क्या करेगा उसमें फिर, है ना बेटा। मेन मेहनत किसमें है, इनकम स्टेटमेंट को ध्यान रखने में कि कैसे बनानी है और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं बेटा। कोई डाउट। ये तो थोड़ा टफ था, बुक में क्वेश्चन सीधे सीधे से है। होमवर्क दे सकता हूं आज 4-5 क्वेश्चन, पक्का करोगे भैया। 3 दिन है तुम्हारे पास, आज कल परसों, पक्का करेंगे भैया। सक्षम या कोई तुम में से एक, मेरा वो लेके गया था, सैंपल पेपर था मेरे पे, वो कौन लेके गया था, सक्षम बाबूजी ले गए होंगे। चलो लाओ दिखाओ, बुक दिखाओ, कोई लेकर आया तो। होमवर्क के पैसे से पार्टी करा करेंगे। होमवर्क के पैसे से मैं कैमरा खरीदूंगा अगली बार की रिकॉर्डिंग के लिए। ऐसे पढ़े मेरे बेटा देने तो पड़ेंगे, नहीं तो मैं बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, इस वाले में, एक्स्ट्रा वाले में। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो फाइन देना पड़ेगा, याद रखना। का पूछ रहा और छुट्टी पे 1000 रुपए, जेन्युइन रीजन है, पेरेंट्स से बात करा दो, बात करो। हाँ मैंने बोला ना जेन्युइन रीजन है, तो नहीं तो आप बताओ ना बेटा, फिर तो ये तो पूरे साल जैसे ही सिस्टम हो जाएगा, इस बैच में भी क्या फायदा होगा। क्या आएगा 40 रुपए में, 60 की बिरयानी आ जाएगी, 40 20 रुपए उधार करोगे ना मेरे पे। बेटा। ट्यूसडे, हाँ मैं 2 दिन बाहर हूं, और ट्यूसडे को 9:30 बजे
हाँ 10 की याद है, 1 से 6 रिलीज के टेस्ट भी भेज दोगे? क्या भाई साहब? टेस्ट 6 बजे वाले मैच का। हाँ बनाऊंगा यार, रात को बैठ के, रात को भेजूंगा। होमवर्क, 1 सेकंड रुको जरा। सब वीडियो में वीडियो और इसमें दोनों में आ जाएगा ना। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव होमवर्क बुलवाओ में ज्यादा। बाइक लगा मेरी भाई साहब 1500 रुपये कमाएगा, 15,000 का नहीं है, सब आवाज जाती है। मम्मी से कहियो क्लास में दे दो। होमवर्क, एक दिन का एक दिन होता है। 5 कही थी भाई साहब, मेरे ख्याल से मैंने। हाँ तो पूरा दिख रहा होमवर्क, बेकार की बात छोड़ो और जो है ना पढ़ने में ध्यान लगा लो। बदमाशी करेगा। तुम ले जाओ ललिता। यार 2 मिनट के लिए शांत हो जाओगे? तुम्हारी आवाज सब इसमें जा रही है, और टीचरों का नाम लेते हो मुंह से, कितने अच्छे लग रहे हो, है ना? किसका नाम लिया? सर जी कौन से? ललित सर। सर जी होमवर्क, श्री ललित का जी। चलो 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? ट्यूसडे को चेक करूंगा ये मैं।